चैप्टर नंबर 3 मुद्रा। मुद्रा की यदि बात करो तो वो सबसे प्राचीन काल में क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कमियां थी, तो दोहरे संयोग का अभाव इसमें होता था, ठीक है, और जल्दी वस्तुएं खराब हो जाती थी। तीसरा, अधिक मूल्य की खोज, ठीक है, अधिक मूल्य की खोज, या 3 इसकी कमियां हुआ करती थी, ठीक है। फिर वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद आई धात्विक मुद्रा, और धात्विक मुद्रा के बाद क्या आई कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा के बाद क्या आता है नेट बैंकिंग, और वर्तमान में अभी क्या चलन में है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। कौन सी करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। अब हम मुद्रा की परिभाषा की बात करें तो मुद्रा क्या है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब मुद्रा के 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक कार्य और दूसरा होता है द्वितीयक कार्य। प्राथमिक कार्य की बात करें उसके 2 प्राथमिक कार्य होते हैं। पहले तो क्या होता है ठीक है, मूल्य का विनिमय करना, ठीक है, मूल्य का विनिमय करना। मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है, ठीक है, मुद्रा किसका माध्यम होती है, मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है। और दूसरी की बात करें तो देखो दूसरा कार्य किसका है, मुद्रा पहला कार्य तो है मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है, दूसरा मूल्य का संचय करती है, ठीक है, मूल्य का मापक होती है, ठीक है, सॉरी मूल्य का मापक होती है, ठीक है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है, और मुद्रा मूल्य का मापक होती है, ठीक है, मूल्य का मापक होती है। इसके दूसरे कार्य की माध्यम दूसरे क्या है, मूल्य का संचय करती है, ठीक है, मूल्य का संचय करना, ठीक है, और हस्तांतरण करना, ठीक है, हस्तांतरण का कार्य भी करती है। और तीसरी इसका कार्य क्या होता है, स्थगित भुगतानों का मापक होती है, स्थगित भुगतानों का मापक होती है। बात है मुद्रा के प्रकार, तो मुद्रा कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले होती है विधिक मुद्रा। वह मुद्रा जो विधि के अनुसार जारी की जाती है कहलाती है विधिक मुद्रा कहलाती है, जैसे आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोट, ठीक है, विधिक मुद्रा। इसके बाद विश्वास मुद्रा, ठीक है, विश्वास मुद्रा। यह मुद्रा किसी फर्म द्वारा जारी किए जाने पर उसके जारी करने वाली संस्था के उसके विश्वास पर जारी की जाती है, विश्वास मुद्रा। कौशल मुद्रा यह पगड़ी के तौर पर रखी जाती है, यानी कि जमानत के तौर पर रखी जाने वाली मुद्रा होती है। वैकल्पिक मुद्रा, ठीक है, वैकल्पिक मुद्रा क्या होती है, इसे स्वीकारना या न स्वीकारना व्यक्ति के हाथ में होता है, ठीक है, वैकल्पिक मुद्रा कहलाती है। और इसी प्रकार की ऐच्छिक मुद्रा होती है, इसे भी स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, वह मुद्रा जिसका अंकित मान वस्तु के मान से अधिक होता है, वह मुद्रा जिसका अंकित मान वस्तु के मान से अधिक होता है क्या कहलाती है, सांकेतिक मुद्रा कहलाती है। इसके बाद दुर्लभ मुद्रा वह मुद्रा देखो वह मुद्रा जिसकी मांग तो ज़्यादा है लेकिन डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, यानी कि मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, क्या कहलाती है, दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। और सुलभ मुद्रा क्या होती है, ठीक है, जैसे कि डॉलर। सुलभ मुद्रा क्या होती है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति ज़्यादा है और डिमांड कम है, क्या कहलाती है, यह सुलभ मुद्रा कहलाती है, जैसे कि भारतीय रुपया। धातु मुद्रा, धातु से बनी मुद्रा धातु मुद्रा कहलाती है, ठीक है। और इसका प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, मास्टर कार्ड, विंगो कार्ड, ये सभी क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्राओं के एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे चिन्हों के बारे में, जैसे कि देखो भारत का जो रुपए का चिन्ह है वह कब अपनाया गया था, 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था, और इसे IIT बॉम्बे के एक छात्र उदय कुमार ने बनाया था, ठीक है, उदय कुमार ने बनाया था। ये 2 शैलियों में बना हुआ है, एक तो रोमन शैली से बना हुआ है और एक देवनागरी लिपि से बना हुआ है, देवनागरी लिपि और रोमन लिपि से ये इसका निर्माण किया गया है। अब पूरे विश्व में ऐसी 5 मुद्राएं हैं जिनके अपने खुद के चिन्ह हैं। डॉलर का ऐसा चिन्ह होता है, ठीक है, डॉलर का चिन्ह अपने पता है, ठीक है। डॉलर के बाद रुपए का चिन्ह पता है, ठीक है। रुपए के बाद अपने किसका पता है, यूरो का पता है, ठीक है। उल्टी सी होती है, सी को बीच में से 2 डंडों द्वारा काट दिया जाता है, ये किसका होता है, यूरो का चिन्ह होता है। येन का चिन्ह क्या होता है, वाई को 2 डंडों से काट दिया जाता है। और इसके बाद पाउंड का चिन्ह क्या होता है, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड का चिन्ह क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है, इमेजिन कर लो ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय नोटों पर अंकित प्रतीक चिन्हों के बारे में, जैसे कि 2000 रुपये के नोट पर क्या चिन्हित है, तो यह मंगलयान, ठीक है। इसके बाद हम मात्र 500 रुपये के नोट पर क्या चिन्हित, तो लाल किला चिन्हित है, ठीक है, 500 रुपये के नोट पर लाल किला है। 200 रुपये के नोट पर क्या है, सांची स्तूप है, ठीक है। और 100 रुपये के नोट पर क्या है, पुराने वाले 100 रुपये के नोट पर कंचनजंगा पर्वत है, ठीक है, कंचनजंगा पर्वत। और नए वाले 100 रुपये के नोट पर क्या है, तो रानी की बावड़ी है, ठीक है, रानी की बावड़ी। 50 रुपये के नोट पर क्या है, हम्पी का रथ है, ठीक है, हम्पी रथ है, ठीक है, हम्पी रथ है, ठीक है, हम्पी रथ है। रुपये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा किया था। भारत में सिक्कों की टकसाल की बात करूँ तो 4 जगहों पर सिक्कों की टकसाल है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, कलमुहा, ठीक है, कलमुहा। कल से कलकत्ता हो जाता है, मुंह से मुंबई हो जाता है, हाथ से क्या हो जाता है, हाथ से हो जाता है हैदराबाद, ठीक है। और एक है नोएडा। इन 4 जगहों पर सिक्कों की टकसाल है भारत में, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल तुमसे पूछा जाए तो कहाँ पर है, नर्मदापुरम, जैसे हम पहले होशंगाबाद कहते थे वहाँ पर स्थित है। 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का किसके द्वारा जारी किया था, वित्त मंत्रालय के द्वारा, उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी को RBI द्वारा जारी किया था, इस पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, मुद्रा प्रचलन से संबंधित है, ग्रेशम का नियम, ठीक है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, मुद्रा प्रचलन से संबंधित है।
नियंत्रित है। इसके बाद आता है अवमूल्यन क्या होता है, ठीक है। अवमूल्यन क्या होता है, किसी भी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा उसी देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरा देना क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। और अवमूल्यन से कैसे फ़ायदा होता है, तुमसे पूछ रहा है अवमूल्यन से कैसे फ़ायदा होता है, तो यह निर्यातक को फ़ायदा होता है, ठीक है। निर्यातक को फ़ायदा होता है अवमूल्यन से, ठीक है। अवमूल्यन से निर्यातक को फ़ायदा होता है। अब तक भारत में 3 बार अवमूल्यन हुआ है। 1946 में हुआ है, ठीक है। 1949 में हुआ, 1966 में हुआ और 1991 में हुआ है। 1949, 1966 और 1991, ठीक है, इन वर्षों में हुआ है। इसके बाद बात करते हैं विमुद्रीकरण, ठीक है। विमुद्रीकरण क्या होता है, किसी भी देश की सरकार द्वारा विधि के माध्यम से, किसी भी देश की सरकार द्वारा विधि के माध्यम से पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा चालू कर देना, ठीक है। पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा चालू करना क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। विमुद्रीकरण किस लिए किया था, काले धन को समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, काले धन को समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और नकली नोटों को बंद करवाने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है, ठीक है। विमुद्रीकरण किया जाता है। अब तक 3 बार भारत में विमुद्रीकरण हुआ है। अब तक कितनी बार, 3 बार भारत में विमुद्रीकरण हुआ है। पहली बार तो 1946 में हुआ था, फिर 1978 में हुआ है और लास्ट बार हुआ है 2016 में। और 2016 में भी कब, 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण हुआ था। इसके बाद मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का देखो सीधी सिंपल परिभाषा देखिए तो मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई। देखो जब क्या हो जाता है मार्केट में, ठीक है, क्या होता है मार्केट में वस्तु और सेवाओं के मूल्य में लगातार वृद्धि क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। वस्तु और सेवाओं के मूल्य में लगातार वृद्धि क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति देखो जब मुद्रास्फीति जब डिमांड ज़्यादा होती है यानी कि मांग ज़्यादा होती है और पूर्ति कम होती है, तब मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। मांग क्या है, मांग देखो मांग के लिए 2 चीज़ें होना आवश्यक है, एक तो है इच्छा और दूसरा है पूंजी, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं तब ही मांग कर सकते हैं, मतलब ये मांग कर सकते हैं, ठीक है। अब मुद्रास्फीति की मात्रा, मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रास्फीति में क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रास्फीति में क्या हो जाता है, क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रास्फीति में वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति के प्रकार है। मुद्रास्फीति मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है मांग जनित मुद्रास्फीति और दूसरी होती है लागत जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति कब होती है, जब मार्केट में, जब बाजार में मांग के कारण वस्तुओं और सेवाओं की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि मांग बढ़ने के कारण होती है तो इसे क्या कहता है, मांग जनित मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मांग जनित मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है, मांग जनित मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या होते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या होते हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण यह उत्पन्न हो सकती है। सार्वजनिक व्यय के कारण, सरकार जब व्यय कर दे, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में, तब इसके कारण उत्पन्न हो सकती है। राजकोषीय घाटा के कारण उत्पन्न हो सकती है। काला धन बढ़ने के कारण हो सकती है। व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़ने के कारण मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद लागत जनित मुद्रास्फीति, ठीक है। वस्तुओं की लागत में, ठीक है, ठीक है, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि लागत में वृद्धि के कारण होती है, ठीक है। लागत में वृद्धि होती है, ठीक है। लागत में किसी वस्तु या किसी सेवा की लागत में वृद्धि होती है तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसे क्या कहता है, लागत जनित मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न क्यों होती है, इसके कारण क्या है, ठीक है। कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होना, करों में वृद्धि हो जाना, ठीक है, मजदूरी दर में वृद्धि होना और परिवहन में वृद्धि होना, इनके कारण क्या होती है, लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, ठीक है। अब गति के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार देखें तो गति के आधार पर मुद्रास्फीति निम्न प्रकार की होती है, जैसे कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति या इसे हम कह सकते हैं मंद मुद्रास्फीति। इसमें महंगाई 3% तक होती है, यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है। दूसरी होती है चलती हुई मुद्रास्फीति, इसमें महंगाई 3 से लेकर 10% तक होती है, ठीक है। यह थोड़ी खराब मानी जाती है, इंडिकेटर होता है ये, ठीक है। इसके बाद होती है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति में 10 से लेकर 20% तक महंगाई हो जाती है, यह भी खराब मानी जाती है। इसका कूदती हुई मुद्रास्फीति, इसमें 20% से लेकर 100% तक महंगाई होती है, ठीक है। और इसके बाद होती है अतिस्फीति, इसमें महंगाई 100% से भी ज़्यादा अधिक हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, मुद्रा जारी हो जाती है, ठीक है। मुद्रा जारी हो जाती है, ठीक है। मुद्रास्फीति के प्रभाव, ठीक है। देखो मुद्रास्फीति के 2 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, एक तो सकारात्मक प्रभाव और दूसरा है नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। मुद्रास्फीति के सकारात्मक प्रभाव क्या है, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव में किस किस को लाभ होता है, तो देखो इसमें उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, किसानों को लाभ होता है, उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, किसानों को लाभ होता है, व्यापारी को लाभ होता है, ठीक है। व्यापारी को लाभ होता है और ऋण लेने वाले व्यक्ति को लाभ होता है, ऋणी को लाभ होता है, ठीक है। जबकि इसके नकारात्मक प्रभाव किस में पड़ते हैं, ऋण देने वाले को इसका नुकसान होता है, ठीक है। बेरोजगारी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है।
बेरोजगारी पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उपभोक्ता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऋणदाता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बचत कम हो जाती है इसमें, ठीक है। और निश्चित आय वाले, जिसकी निश्चित आय है, उस पर इसका बुरा प्रभाव यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति के मापन की विधियाँ, ठीक है। तो मुद्रास्फीति के मापन की दो विधियाँ होती है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके बाद आवस्फीति, इसे मंदी कहा जाता है। जब क्या हो जाता है, जब बाजार में, ठीक है, जब बाजार में देखो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार कमी होती है तो इसे क्या कहता है, अवस्फीति की स्थिति कहा जाता है। ये होती क्यों है, जब मार्केट में डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है तब ये उत्पन्न होती है, ठीक है। तब ये उत्पन्न होती है क्या, अवस्फीति की स्थिति, ठीक है, मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। अवस्फीति के कारण की मात्रा, मांग में कमी होना, ठीक है, आपूर्ति में वृद्धि होना, करों में वृद्धि होना, लोक व्यय सरकार कम करने पर, ठीक है, व्यक्ति की क्रय शक्ति कम होने पर इसकी स्थिति उत्पन्न होती है, अवस्फीति की स्थिति, ठीक है। इसके बाद स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन इसे हिंदी में क्या कहता है, स्टैगफ्लेशन को हिंदी में कहता है स्फीति गतिरोध। स्टैगफ्लेशन को स्फीति गतिरोध कहता है जब मुद्रास्फीति, जब उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी एक साथ देखने को मिलती है, ठीक है। जब उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी एक साथ देखने को मिलती है तब इसे क्या कहता है, स्टैगफ्लेशन। इस स्थिति को क्या कहता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। यदि इसकी दूसरी परिभाषा, जब उच्च मुद्रास्फीति और उच्च मंदी देखने को मिलती है और मंदी की स्थिति एक साथ देखने को मिलती है तो इसे क्या कहता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन यानी कि स्फीति गतिरोध कहा जाता है।